मेरा नाम मलीहा है। कहानी शायद वही पुरानी सी लगे, यतीमी, महरूमी, कुछ अधूरे ख्वाब, मगर हर महरूमी की अपनी खुशबू होती है, हर दुख का अपना रंग। मेरी माँ शायद जब दुनिया से गई तो मैंने आंखें खोली ही थी, उसका चेहरा सिर्फ तस्वीरों में देखा और कभी कभी अपनी बहन फ्रीहा की मुस्कुराहट में। अम्मी की मौत ने सब कुछ बदल दिया। हम दो बहनें थी, मैं बड़ी थी, फ्रीहा मुझसे 1.5 साल छोटी, लेकिन वो हमेशा छोटी ही लगी। बचपन का हर लम्हा जैसे अब्बा की उंगली थामे गुजरा। वो सिर्फ बाप नहीं थे, माँ भी थी, दोस्त भी, और एक छत भी जिसके नीचे हम बेफिक्र सो जाते। अब्बा की आंखों में कभी कभी बहुत खामोशी होती, जैसे वो कुछ याद करते हों, शायद अम्मी को, मगर कभी हमारे सामने उनकी कमी का शिकवा नहीं किया। वो हर रोज़ फरीहा की चोट पर मरहम भी रखते और मुझे बालों में चुटिया भी बनाते। अब्बा कहते थे, बेटियां रब की रहमत होती हैं और मैं दुनिया का सबसे रहमत वाला बाप हूँ। मैं हंसती और फ्रीहा शर्मा कर उनके गले लग जाती। वक्त ऐसे गुजरा जैसे रेत हाथ से फिसलती है। फ्रीहा बुरी हुई तो खामोशी सी छा गई। बचपन में हंसने वाली वो लड़की अब अक्सर चुप रहती थी। क्या बात है फ्रीहा? कुछ नहीं बाजी, बस ऐसे ही। पर मैं जानती थी कुछ तो था। अब्बा की तबीयत खराब रहने लगी। छोटे छोटे काम करते वक्त वो थक जाते, सांस फूलने लगता। मैं जब रात को सोने से पहले उनके कमरे का दरवाज़ा बंद करती तो अक्सर उन्हें खामोशी से छत तकते देखती। अब्बा, दवा ली थी आपने? हाँ बेटा, ली थी। बस कुछ ख्याल आ रहा था। क्या ख्याल? कि तुम दोनों का क्या होगा मेरे बाद। मैं रुक गई। ये जुमला जैसे कांटे की तरह दिल में चुभ गया। अब्बा, ऐसे ना कहे, आप तो हमारा साया है। वो मुस्कुराए मगर उनकी आंखों में नमी थी। फ्रीहा की मंगनी बचपन में ही ताया के बेटे से हो चुकी थी। रिश्ता पुराना था, वादे निभाने वाले लोग थे। फ्रीहा जिस्मानी तौर पर कमज़ोर थी, बीमार रहती थी, मगर दिल बहुत मजबूत था। मैं अक्सर सोचती कि अगर वो ना होती तो शायद मैं इतनी मुकम्मल ना होती। अब्बा ने कई बार इशारे दिए कि मेरे लिए भी अच्छे रिश्ते की तलाश जारी है। मैं खामोश रहती। ना हाँ ना ना। मुझे ना ख्वाब थे और ना ही किसी शहजादे की तलाश। मेरी ज़िंदगी का एक ही मरकज़ था, अब्बा। सुबह की रोशनी अभी कमरे में पूरी तरह नहीं फैली थी, मगर अब्बा जाग चुके थे। उनके कमरे से कुरान की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। मैंने चुपचाप उनके लिए नाश्ता तैयार किया और चाय का कप ट्रे में रखा। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई वो मुस्कुराए। आज बहुत जल्दी जाग गई हूँ। बस आपकी आवाज़ सुन ली, नींद वैसे ही उड़ गई। उन्होंने चाय ली और चुपचाप घूंट भरा। आज एक मेहमान आने वाले हैं, खालिद, मेरा पुराना दोस्त। मैंने गर्दन हिलाई। कल भी यही कह रहे थे। क्या वही खालिद जिनके साथ आप फौज में थे? अब्बा ने मुस्कुराकर सर हिलाया। हाँ वही, बरसों बाद वापस आया है। आज पूरा दिन बातें करेंगे। मैंने बस इतना कहा, चले अच्छा है, थोड़ी रौनक लगेगी। शाम होते ही दरवाजे पर बेल हुई। फ़िहा ने दुपट्टे के पल्लू से हाथ साफ करते हुए मुझे देखा। मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। मैंने सर हिलाया और बावर्ची खाने की तरफ चल दी। चंद लम्हे बाद फ्रीहा की आवाज़ आई, बाजी, अंकल आए हैं, अब्बा के कमरे में बैठे हैं। मैंने चाय की ट्रे बनाई और लेकर अंदर गई। खालिद अंकल वही थे जो पहले भी मिले थे, मगर इस बार उनके अंदाज में ख़ास संजीदगी थी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अब्बा ने मुझे बैठने का इशारा किया। बैठो, खालिद तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। अंकल ने अपनी बात खुद शुरू की। मलीहा, मेरा एक बेटा है, फ़हद। वो बाहर पढ़ा है, काम भी वहीं करता रहा। अब हम वापस आ गए हैं। मैं चुप थी। अंकल की नज़रें मुझ पर ठहर गई। मैं चाहता हूँ कि फ़हद और तुम्हारा रिश्ता हो जाए। तुम्हारे अब्बा से बात हुई है, इनकी रज़ा भी है। कमरे में चंद लम्हे मुकम्मल खामोशी छा गई। मेरी नज़रें अब्बा के चेहरे पर थी। अब्बा बोले, मैंने फ़ैसला तुम पर छोड़ा है बेटा। खालिद का बेटा है, मैं जानता हूँ, अच्छा लड़का है। मैंने कोई सवाल नहीं किया, बस खामोशी से गर्दन झुका दी। कुछ फैसले शायद सवालों के मोहताज नहीं होते। अंकल खुश हुए। शुक्रिया बेटा, मैं फ़हद को बताऊंगा। निकाह की तारीख भी तय कर लेते हैं। उस रोज़ के बाद घर में जैसे हलचल शुरू हो गई। फ़िहा ने सादा सा जोड़ा निकालना शुरू किया। अम्मी के पुराने ज़ेवरात डिब्बे से निकाले गए। अब्बा की तबीयत दिन ब दिन कमज़ोर हो रही थी, लेकिन वो हर छोटी बात में दिलचस्पी लेते। मलीहा, वो नीले रंग का जोड़ा निकालो, तुम पर बहुत जचेगा। अब्बा, निकाह के लिए है? हाँ, सादगी से होगा, मगर तुम्हारा लिबास खास होना चाहिए।
शाम के वक्त जब मैं अब्बा के कमरे में गई तो खालिद अंकल फिर आए हुए थे। उनके हाथ में फ़ाहद की तस्वीर थी। ये देखो, फ़ाहद की तस्वीर। अब्बा ने तस्वीर मेरी तरफ बढ़ाई, मगर मैंने वो तस्वीर नहीं ली। आप देख लें अब्बा, मुझे यकीन है आपने जो फैसला किया वो ठीक होगा। अब्बा ने तस्वीर देखकर बस इतना कहा, बिल्कुल अपने बाप पड़ गया है। अगले दिन अंकल ने कहा कि 2 माह बाद निकाह की तारीख रखी गई है। ज़्यादा वक्त नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जल्दी हो जाए। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में देर नहीं करनी चाहिए। अब्बा ने मुझसे कहा, खालिद बीमार है, इसकी ख्वाहिश है कि फ़ाहद की शादी अपनी ज़िंदगी में देख ले। मैंने अंकल के चेहरे पर पहली बार थकन देखी। एक अजीब सी खामोशी उनकी आंखों में थी। अंकल, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। कुछ नहीं बेटा, बस उम्र और बीमारी साथ चल रहे हैं। एक दिन शाम को अब्बा और मैं बैठे थे। फ़रीहा अंदर चले गए। अब्बा ने मेरी तरफ देखा। तुमने कभी फ़ाहद से बात नहीं की, ना मिलने की ख्वाहिश की? नहीं अब्बा, मुझे आपकी बात पर यकीन है। ज़िंदगी में कभी कभी आंखों से ज़्यादा दिल की सुनना चाहिए। उस रात सोते वक्त मैंने पहली बार अपने दिल में फ़ाहद का तस्वुर करने की कोशिश की। कैसा होगा वो? कैसी आदतें होंगी? वो भी शायद मेरी तरह खामोश होगा, या शायद मुकम्मल उलट। तस्वुर में एक अजनबी चेहरा उभरा, धुंधला सा, कोई शक्ल वाज़िया न हुई, सिर्फ एक एहसास कि अब ज़िंदगी का रास्ता बदलने वाला है। निकाह में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी थे। घर में सब तैयारियां जोरों पर थीं। फ़रीहा कपड़ों की कटिंग में मसरूफ़ रहती, अब्बा कारीगरों को हदायत देते और मैं हर काम के पीछे खामोशी से मौजूद होती। सब कुछ जैसे एक रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, बगैर किसी रुकावट के। लेकिन फिर एक दिन वो हुआ जिसने सबको रोक दिया। उस सुबह खालिद अंकल कुछ बदले बदले लग रहे थे। उनकी चाल सुस्त थी, आवाज़ पहले से हल्की और चेहरा जैसे किसी अनदेखी परेशानी में डूबा हुआ। मैंने खामोशी से उनके सामने चाय रखी। बेटा, तुमसे एक बात करनी है, अंकल ने नजरें झुकाए कहा। मैं खामोश खड़ी रही। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, पुरानी बीमारी फिर लौट आई है। डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट किए हैं। अब्बा ने बात काट दी। बस बेटा, खालिद को आराम की ज़रूरत है, फिक्र की नहीं। मगर अंकल के चेहरे पर एक सच था जो वो छुपाना नहीं चाहते थे। मलिहा, मैं शायद ज़्यादा वक्त ना गुजार सकूं, इसीलिए चाहा कि तुम और फ़ाहद का रिश्ता जल्द तय हो जाए। कम से कम ये इत्मीनान हो कि फ़ाहद अकेला ना हो। मेरे पास अल्फाज नहीं थे। अब्बा की नज़रें भी फर्श पर जमी रही। शाम को जब अंकल चले गए तो अब्बा काफ़ी देर खामोश बैठे रहे। कुछ लोग जाते जाते ज़िंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंप जाते हैं। अगले ही दिन अंकल को दिल की तकलीफ़ हुई। फ़रीहा और मैं बाज़ार से वापस आए तो घर का माहौल बदला बदला था। अब्बा की आंखें सुर्ख थीं और डॉक्टर अंदर कमरे में थे। हम कुछ पूछते इससे पहले ही खबर मिल गई, खालिद अंकल इस दुनिया से जा चुके थे। सब कुछ ऐसे एकदम से रुक गया। ना कोई हलचल, ना कोई आवाज़, बस एक सन्नाटा। फ़रीहा की आंखों में आंसू थे। मैं बस फर्श पर बैठी रह गई। फ़ाहद नहीं आया, वो किसी दूसरे शहर में था। खबर मिली तो 2 दिन बाद पहुंचा। हमने उसे देखा नहीं, सिर्फ इतना पता चला कि वो जनाजे के फ़ौरन बाद कमरे में बंद हो गया और किसी से बात नहीं की। निकाह का सवाल सबके जहन में था, मगर कोई बोल नहीं रहा था। अब्बा कई रातें जागे, सोचते रहे। फिर एक शाम उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया। फ़ाहद से बात हुई है, वो चाहता है कि निकाह वही तारीख पर हो जैसे अंकल ने चाहा था। मैंने अब्बा की बात पर गर्दन हिलाई, मगर दिल जैसे रुक सा गया था। निकाह एक ऐसे इंसान थे जिसे मैंने ना देखा ना सुना। अब्बा ने मेरा हाथ थामा। बेटा, फ़ाहद ठीक लड़का है, बस वक्त उस पर भारी है। निकाह का दिन आया तो घर में सोग और रस्म एक साथ चल रही थी। कोई तेज़ रोशनी, कोई शोर शराबा नहीं था। मेहमान कम, चेहरे संजीदा। मैंने एक सादा सा जोड़ा पहना। अब्बा ने मेरे दुपट्टे को सीधा किया और आंखें पूंछ ली। आज तुम मेरी अमानत की स्याह के हवाले हो रही हो। निकाह सादगी से हुआ। मौलवी साहब ने सिर्फ सवाल किया, मैंने हाँ में जवाब दिया। फ़ाहद वहाँ मौजूद था, लेकिन वो मुझे देखने नहीं आया, ना निकाह के वक्त ना उसके बाद। अब्बा ने कहा, फ़ाहद को वक्त दो, वो बहुत अकेला हो गया है। निकाह के बाद मुझे फ़ाहद के घर ले जाया गया। एक बड़ी सी कोठी थी, बाहर से पुरवकार, अंदर से खाली। दरवाज़ा खुला तो एक नौकर ने सामान उठाया। फ़ाहद नज़र नहीं आया। मैं सीधा अपने कमरे में चली गई। कमरा बड़ा था, हर चीज़ अपनी जगह पर थी, मगर एक खलासा महसूस होता। मैंने बैग खोला और अम्मी की पुरानी चुटिया की कंघियाँ निकाल कर सामने रख दी। पहली रात कमरे में अकेले बैठे हुए दिल जैसे किसी अनजान सफ़र पर था। कई घंटे गुजरे,
फाहद ना आया। दरवाज़ा बंद, माहौल खामोश। मैंने सोचा शायद अब्बा ने ठीक कहा था, वो वक्त के बोझ तले है। अगले दिन नाश्ते पर भी फाहद नहीं आया। नौकर ने बताया वो शहर से बाहर गया है, कोई ज़रूरी काम था। शाम को वापस आया तो दरवाज़ा बंद किए अपने कमरे में चला गया। मैंने आवाज़ सुनने की कोशिश की मगर कमरे से सिर्फ खामोशी आई। तीसरे दिन फाहद का चेहरा पहली बार देखा। वो मेरे कमरे में नहीं आया, सिर्फ किचन में खड़ा चाय बना रहा था। मैं दरवाजे पर रुकी रही। वो मुड़ा, एक लम्हा देखा और फिर निगाह फेर ली। आप कुछ लेंगी? नहीं, बस इतनी सी बात हुई। रात गए जब मैंने लाइट बंद की तो बाहर बरामदे में उसके कदमों की चाप सुनी। कमरे का दरवाज़ा खुला फिर बंद हो गया। ना कोई सलाम, ना कोई बात। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे निकाह की रस्म किसी गहरे दुख के साए में दबी हुई है। फहद की खामोशी एक दीवार बन चुकी थी और मैं उस दीवार के पार झांकने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। शायद उस निकाह की पहली कीमत जुदाई की सूरत में अदा हुई थी। पहला हफ्ता ऐसे गुजरा जैसे किसी पराए घर में मेहमान हूँ। वो घर बहुत बड़ा था, वो सन्नाटा उससे भी बड़ा। कदमों की चाप दरो दीवार से टकरा कर लौट आती और हर कमरा जैसे किसी वक्त की कैद में बंद हो। कभी कभी मैं सोचती कि अगर ये घर ना इतना खामोश होता, ना इतना खाली, तो शायद फाहद का रवैया भी ऐसा ना होता। वो नज़र आता था मगर मौजूद नहीं लगता था। एक इंसान जिसका जिस्म पास हो मगर रूह कहीं और। मैं जब भी उसे मुखातिब करती वो सरसरी सा जवाब देकर निकल जाता। एक शाम मैंने हिम्मत करके चाय बनाई और उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। चाय। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। वो दरवाजे के पीछे खड़ा था, बाल बिखरे हुए, आंखों में नींद की खुमार या शायद बिजारे। रख दे, मैं बाद में पी लूँगा। मैंने कब मेज़ पर रखा, कुछ कहे बगैर पलटने लगी तो उसने एक लम्हे को पूछा, आपको कुछ चाहिए? नहीं। दरवाज़ा बंद हो गया। मैं अक्सर लाउंज में बैठकर पुराने अखबार पढ़ने लगती। कभी कभी सोचती कि कोई बात हो, कुछ कहने को मिले, मगर नहीं। नौकर सब कुछ संभाल लेते थे। मेरी मौजूदगी शायद सिर्फ एक कमरा भरने के लिए थी। एक दिन मैंने सोचा किचन खुद संभाल लूँ, शायद घर को अपना महसूस कर सकूं। बीबी जी, आप क्यों कर रही हैं? हम हैं ना, बस दिल चाहा कुछ अपने हाथ का बनाऊं। नौकर हट गए। मैंने पहली बार फाहद की पसंद का खाना बनाने की कोशिश की। सफ़ेद चिकन कढ़ाई। रात का खाना मेज़ पर रखा। मैं खामोशी से बैठ गई। कुछ देर बाद फाहद आया, बैठा, नवाला लिया और बगैर कुछ कहे खाता रहा। ये आपके लिए बनाया था। शुक्रिया। बस एक लफ्ज़, ना तारीफ ना तनकीद। फिर वो उठा, प्लेट किचन में रखी और बाहर चला गया। अगली सुबह वो जल्दी निकल गया। नौकर ने बताया, साहब दफ्तर गए हैं। वो दफ्तर कहाँ है? यहीं करीब में, बस रोज़ जाते हैं, शाम को आते हैं। शाम को मैंने इंतज़ार किया कि शायद आज बात हो, मगर वो सीधा कमरे में चला गया। कुछ दिन यही मामूल रहा। मैं सुबह नमाज के बाद चाय बनाती, बरामदे में बैठती, फूलों को पानी देती और दिन गुजारने के लिए कोई मसरूफियत ढूंढती। घर में किताबों की एक बड़ी अलमारी थी। मैंने एक नावल निकालना और पढ़ना शुरू कर दिया। एक दिन बारिश हो रही थी। मैं लाउंज में खिड़की के पास खड़ी थी। वो आया, शायद पहली बार मुझे यूं देख कर रुक गया। बारिश अच्छी लगती है? बहुत। मुझे बचपन में डर लगता था। पहली बार उसने अपनी ज़िंदगी का कोई टुकड़ा बांटा था। मैंने बात को बढ़ाने की कोशिश की। क्यों? एक बार बिजली गिरी थी, अम्मा बहुत डर गई थी। उस दिन के बाद हर बारिश में उनकी आंखें परेशान होती थीं। फिर वो चुप हो गया। मैंने कुछ नहीं कहा, न पीछे गई। वो थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर कमरे में वापस चला गया। अगले दिन मैंने उसके कमरे के बाहर से गुजरते हुए दरवाज़ा हल्का सा खुला देखा। अंदर से लैपटॉप की रोशनी बाहर आ रही थी और एक मध्यम सा गाना चल रहा था, तुम मगर साथ हो। मैं रुकी, लेकिन कदम बढ़ाने की हिम्मत ना हुई। दरवाज़ा बंद हुआ और गाना खामोश। एक शाम मैं लाउंज में बैठी थी। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला। उसके हाथ में कुछ कागजात थे। ये रख ले, बैंक के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ज़रूरी हो सकते हैं। ठीक है। फिर वो रुका, शायद कुछ कहना चाहा, फिर चला गया। चंद दिन बाद मैंने देखा कि वो घर के पिछले हिस्से में बागीचे में कुछ देर बैठा रहता है। मैं खामोशी से दूर खड़ी रहती और सोचती कि शायद एक दिन वो मेरी तरफ भी पलटेगा। एक रात मैंने खुद से फैसला किया कि उससे बात कर ली है। मैं उसके कमरे के बाहर रुकी। दरवाज़ा बंद था। दस्तक दी। जी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? थोड़ी देर खामोशी रही, फिर आवाज़ आई, जी आए। मैं अंदर गई। वो लैपटॉप बंद कर चुका था। बस यूं ही कुछ बात करने का दिल चाहा था।
क्या बात करना है? बस ये कि मैं कोशिश कर रही हूँ करीब आने की, लेकिन आप शायद नहीं चाहते। मुझ सर झुकाए रहा। मुझे वक्त चाहिए। कितना वक्त? पता नहीं। मैं पलट गई और वो रात भी खामोशी में गुजर गई, जैसे पिछली सब रातें। ये घर इतना वसी था कि हम दोनों एक ही छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे से कोसों दूर थे। सुबह फहद नाश्ते के वक्त बाहर आया। मैं पहले से मेज़ पर बैठी थी, चाय में चीनी मिला रही थी। चाय लेंगे? हाँ, बस आ रहा हूँ। ये शायद पहली बार था कि उसने खुद से जवाब दिया, बगैर किसी तवक्कुफ के। मैंने 2 कप रखे और नरमी से पूछा, कभी कभार लॉन्च में बैठे अच्छा लगता है। काम ज़्यादा होता है, रात को लैपटॉप पर ही मसरूफ़ रहता हूँ। बस बात वहीं ख़त्म हो गई। चाय पी और वो बाहर चला गया। मैंने वक्त को थामने की कोशिश की, जैसे नरम रेत हाथ में रोकने की कोशिश करते हैं, मगर हर दिन वैसा ही गुजर रहा था। मैं हर बार सोचती, शायद आज कुछ बदले, शायद वो कुछ कहे, शायद कोई नज़र एक पल को थम जाए, मगर कुछ नहीं होता। एक शाम मैं कमरे में बैठी थी, कमरे की तरतीब बदलने का सोचा। बेड की चादरें बदली, मेज़ पर नया गुलदान रखा, पर्दे हल्के नीले लगा दिए। फहद कमरे के बाहर से गुजरा, एक लम्हे को रुका, फिर बोला, नया सेटअप? हाँ, बस तब्दीली का दिल किया। वो सर हिलाकर चला गया। मैंने कुछ दिन बाद दोबारा हिम्मत की। शाम के वक्त जब वो लॉन्च में बैठा था, मैं चुपचाप करीब आकर बैठ गई। कुछ लम्हे गुजरे, फिर मैंने आहिस्ता से कहा, अकेलापन अजीब होता है ना? एक छत के नीचे रहकर भी इंसान खुद को अकेला महसूस करे। वो कुछ लम्हे चुप रहा, फिर बोला, हर किसी का अकेलापन अलग होता है और हर किसी की वजह भी। मैंने सवाल नहीं किया। वो उठा, मोबाइल लिया और बाहर चला गया। उस रात मैंने फैसला किया कि अब और खामोशी नहीं, एक कदम मुझे बढ़ाना होगा। मैंने अगली सुबह नाश्ता उसके कमरे में ले जाने का सोचा। दरवाज़ा खटखटाया। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी। नाश्ता? आप बाहर नहीं आए तो मैंने सोचा यहीं दे दूँ। रख दें, शुक्रिया। मैं अंदर गई, ट्रे मेज़ पर रखी। देखा कि मेज़ पर कुछ फाइलें खुली थी। एक तस्वीर काट कर रखी गई थी, शायद किसी पुरानी याद का हिस्सा। ये तस्वीर किसकी है? ज़ाती है। मैंने उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए अजनबियत देखी, जैसे वो सवाल से बचना चाहता हूँ। मैं कुछ बोले बगैर कमरे से निकल आई। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे मैंने खुद से पूछा, तब तक कितने दिन और मैंने अगली रात फिर से बात करने का फ़ैसला किया। वो लैपटॉप पर काम कर रहा था। मैंने कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खोला। क्या कुछ देर बात हो सकती है? अभी थोड़ा काम है। बात नहीं? ये बात बहुत दिनों से चल रहा है। वो रुक गया। क्या कहना चाहती है? ये कि मैं अकेली हूँ, उस कमरे में, इस घर में, इस रिश्ते में। वो खामोश रहा। मैंने खुद को संभाला। मुझे डर लगता है अकेले सोने से, इस खामोशी से, इन रातों से। बस चाहती हूँ कि आप इसी कमरे में आ जाए। खामोश रहे, पर रहे। उसने कुछ देर सोचा, फिर आहिस्ता से बोला, ठीक है। उस रात वो मेरे कमरे में आया, लेकिन जैसे एक साया हो, बगैर एहसास के। मैं बिस्तर के कोने में थी, वो दूसरे कोने पर। हम दोनों के दरमियान सिर्फ खामोशी थी। कमरे में एक और सांस शामिल हुई, लेकिन फ़ज़ा में कोई गर्मी ना आए। सुबह वो खामोशी से उठा, तैयार हुआ और बाहर चला गया। मैंने सोचा शायद अब कुछ बदलेगा, शायद एक खामोशी दूसरे को खोलेगी, लेकिन नहीं। दिन वैसे ही गुजरा। फहद मामूल के मुताबिक खाता, काम करता और शाम को छत पर जा बैठता। एक दिन मैंने छत पर जाकर बैठने की ठानी। वो पहले से मौजूद था। मैं चुपचाप एक फासले पर बैठ गई। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर मैंने पूछा, क्या कभी सोचा है कि हम एक दूसरे के बगैर भी जिंदा थे, फिर एक साथ होकर इतने बेजान क्यों हैं? वो पलटा, पहली बार आंखों में आंखें डालकर देखा, क्योंकि कुछ जख्म वक्त नहीं भरता और कुछ रिश्ते बनने से पहले ही टूट चुके होते हैं। मैंने नज़र हटा ली। तो फिर हम क्या करें? मैं नहीं जानता। वो उठा और नीचे चला गया। मैं छत पर अकेली बैठी रही, सोचती रही कि क्या वाकई ये रिश्ता सिर्फ एक कागज़ है, एक मुआहिदा, या उसके अंदर कोई ऐसी दास्तान है जिसका मुझे इल्म नहीं। जो कुछ भी था, एक बात वाज़िया थी, फासला सिर्फ कमरों का नहीं था, दिलों का था, और दिल का फासला वक्त से ज़्यादा हिम्मत मांगता है। उस सुबह जब मैं फहद के कमरे के पास से गुजरी, बाथरूम का शावर मुसलसल चल रहा था। घड़ी की सोइयां भी 6 पर नहीं पहुंची थी। ठंडी हवा खिड़की से आ रही थी। बाहर धुंध फैली हुई थी, मगर वो जाग चुका था और रोज़ की तरह नहा रहा था। मैं किचन में चाय बनाने गई तो लॉन ने धुले हुए कपड़े रस्सी पर लटके हुए थे। एक सफ़ेद शर्ट, एक स्याह शलवार
और एक नीली बुनियान जो रात को उसने पहनी थी। इस वक्त धोना? मैंने खुद से सरगोशी की। ये मामूल कई दिनों से जारी था, मगर मैंने अब जानना शुरू किया कि हर दिन एक जैसा नहीं, मगर उसकी सुबह ज़रूर एक जैसी होती है। नेहा सर्दी में वो नहाता और जो भी राहत में पहना होता उसे खुद धोकर सहन में टांग देता। मैंने फ्रीहा को फ़ोन किया। फ्रीहा, तुम्हें पता है फ़ाहद रोज़ सुबह नहाता है, वो भी इस सर्दी में, और अपने कपड़े खुद धोता है। क्या? इतने बड़े घर में नौकर होते हुए? हाँ, और किसी को कुछ कहने नहीं देता। बाजी, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। वो शायद कुछ छुपा रहा है। मैंने बात बदली, मगर दिल में सवाल ठहर गया था। आखिर फ़ाहद रोज़ सुबह गुस्ल क्यों करता है? और सिर्फ वही नहीं, वो रात को पहने कपड़े भी धोता है, और हर दिन। मैंने अगली रात घड़ी की सोया 9 बजे के पार होते ही ध्यान देना शुरू किया। फ़ाहद का कमरा बंद, रोशनी मध्यम, लैपटॉप की नीली चमक खिड़की के पर्दे से छन कर आ रही थी। मैंने दरवाजे के नीचे से झांकने की नीयत की, मगर फ़ौरन पलट आई। नहीं, ऐसे नहीं, कुछ और तरीका सोचना होगा। एक दिन मैंने मेज़ पर बैठते हुए पूछा, आपको बहुत सफाई का शौक है? उसने नज़रें उठाकर देखा। सफाई अच्छी चीज़ है। इस कदर? रोज़ सुबह? कुछ आदतें वजाहत नहीं मांगती। वो दोबारा अखबार पढ़ने लगा और मैं जवाब के अंदर झांकती रही। रात को मैंने तय किया कि अब मज़ीद अनजान नहीं रह सकती। मुझे खुद पता करना होगा कि वो आखिर छुपाता क्या है। अगली सुबह उसके बाहर जाने के फ़ौरन बाद मैं उसकी कमरे में गई। बेड सलीके से लगाया गया था। बाथरूम का दरवाज़ा खुला था। फर्श गीला, खुशबू तेज़। रैक पर उसके कपड़े नहीं थे, मतलब वो धो चुका था। मैंने अलमारी खोली, अंदर सब कुछ तरतीब से रखा हुआ था। एक दराज खोला तो कुछ पुरानी तस्वीर, एक डायरी और 2 पुराने मोबाइल निकले। डायरी खोली तो बस संभली हुई तारीखें, चंद जगहों के नाम और कुछ बेतरतीब अल्फाज। शब की बारिश, कोठा नंबर 2। अम्मी। मैं रुक गई। कोठा? इसी लम्हे दरवाजे की आवाज़ आई। मैंने तेज़ी से सब कुछ अपनी जगह रखा और कमरे से निकल आई। वो शायद जल्दी लौट आया था। अगली सुबह मैंने सहन की खिड़की से झांका। वो वही नीली बुनियान और सफ़ेद शर्ट धो रहा था। पानी के छींटे उड़ रहे थे और उसका चेहरा सख्ती से झुका हुआ था। आखिर शर्मिंदगी के पीछे क्या राज है? दोपहर को मैंने सोफे पर बैठे बैठे पूछा। अगर कभी कोई बात दिल में हो तो क्या वो बताना आसान होता है? ये इस बात पर मुनहसर है कि बात कितनी पुरानी हो और ज़ख्म कितना गहरा। मैं खामोश हो गई। वो दोबारा उठा, अपने कमरे की तरफ गया। मेरी बेचैनी अब सवाल में बदलने लगी थी। अगर वो मुझे कुछ नहीं बता रहा तो क्या वाकई उसकी ज़िंदगी में कोई और है? अगली रात मैंने खुद से वादा किया, मैं सारी रात जागूंगी, देखूंगी वो करता क्या है, कहाँ जाता है और क्यों। मैंने उसे कमरे से निकलते देखा, आहिस्ता कदमों से। हाथ में एक बैग था, जूते इतने हल्के पहने की आवाज़ भी ना हो। वो दरवाजे से बाहर गया। मैंने अपना दुपट्टा लिया, दरवाज़ा खोला और उसके पीछे हो ली। वो पैदल चल रहा था, आहिस्ता आहिस्ता। सड़क सुनसान थे, चारों तरफ खामोशी। वो एक गली में मुड़ा। मैं कुछ फासले पर रुकी रही। गली के आखिर में एक छोटा सा मकान था, जिसके बाहर मध्यम रोशनी जल रही थी। फ़ाहद रुका और फिर अंदर चला गया। मैंने दरख्त के पीछे छुप कर देखा। 2 मर्द बाहर निकले, एक औरत दरवाजे पर खड़ी थी। ये कौन लोग हैं? मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। फ़ाहद अंदर चला गया, दरवाज़ा बंद हो गया। मैं वहीं खड़ी रही, अंधेरे में, सन्नाटे के साथ। उस मकान की फ़ज़ा में कुछ अजीब था, और अब मुझे यकीन हो चला था फ़ाहद कुछ ऐसा छुपा रहा है जिसका ताल्लुक़ ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी से है, बल्कि मेरी ज़िंदगी के सुकून से भी। मैं काफ़ी देर उस दरख्त के पीछे छुपी रही। वो छोटा सा मकान किसी मामूली घर जैसा लगता था, मगर उसके दरवाजे पर जो खामोशी थी वो आम नहीं थी। दरवाज़ा बंद हो चुका था। मैं सड़क की तरफ वापस मुड़ी, मगर कदमों की रफ्तार बेरब्त हो गई। दिल में सवाल थे, आंखों के आगे वो मंजर, फ़ाहद का अंदर जाना, वो औरत, और बाहर निकलते वो अजनबी मर्द। अगली सुबह मैंने रोज़मर्रा की तरह चाय बनाई। बर्तन रखते हुए कई बार सोचा कि पूछ ही लो, मगर कैसे, किस लहजे में, और अगर वो मान भी ले तो क्या मैं सुनने के लिए तैयार हूँ? फ़ाहद नाश्ता किए बगैर ही निकल गया। उसके कदमों की चाक भी उलझन थी, जैसे वो खुद भी नहीं जानता कि किस जानिब जा रहा है। मैं कमरे में वापस गई। उसका कंबल अभी तक बिखरा हुआ था। तकिए की शिकनें साफ थीं, जैसे सारी रात जागा हो या लेट कर भी नींद ना आए हो। दोपहर को मैंने पुरानी सहेली नादिश को फ़ोन किया। वो एक वकील की बीवी थी और शहर की बहुत सी जगहों से वाकिफ़।
नाजिश, मैं तुम्हें एक एड्रेस सेंड कर रही हूँ, बस इतना पता करवाओ ये किसका घर है, कौन आता जाता है, सब खैरियत है? बस शक है, कुछ पता करना है। शाम को नाजिश का जवाब आया, मलिहा, तुम्हें ये सब खुद पता करना चाहिए। वो घर आम नहीं लगता, वहाँ कुछ मशकूक सरगर्मियाँ होती है। मेरे शौहर ने नाम नहीं लिया मगर कहा कि पुलिस भी कई बार नोटिस ले चुकी है। मैं कुछ लम्हे खामोश बैठी रही। दिल के अंदर एक सर्द लहर दौड़ गई। क्या वाकई वो वहाँ? रात को मैंने जानबूझकर फाहद से बात नहीं की। वो आया, खाना खाया और सीधा अपने कमरे में चला गया। मैंने दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी और सोचा शायद वो आज नहीं जाएगा, मगर कुछ देर बाद वही हल्की सी आहट सुनाई दी। मैंने दोबारा कंबल ओढ़ लिया, आंखें बंद कर ली, मगर अंदर कुछ बेदार था। दरवाज़ा खुला, फिर बंद हुआ। मैं उठ खड़ी हुई। आज मैं पीछे नहीं रुकी। वही गली, वही मकान और वही औरत जो दरवाजे पर खड़ी थी। इस बार मैं दीवार के करीब हो गई। दरवाज़ा खुला, रोशनी अंदर गई और फाहद उसके साथ अंदर दाखिल हुआ। मैंने जेब से मोबाइल निकाला, वक्त देखा, 11 बजे थे। सर्दी तेज़ हो गई थी, मगर मेरे माथे पर पसीना आ रहा था। 5 मिनट बाद एक कार आकर रुकी। 3 आदमी बाहर निकले। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाए बगैर सीधे अंदर चले गए। मैंने वो मंजर लम्हा ब लम्हा देखा, जैसे किसी और की ज़िंदगी का हो, मगर हर मंजर मेरे अंदर गूंज रहा था। मैं वापस पलटने लगी, मगर एक सवाल ने रोक लिया। अगर फाहद वाकई किसी औरत के साथ है, तो क्या मैं सिर्फ शक की बुनियाद पर सब ख़त्म कर दूँ? अगली सुबह फाहद मामूल के मुताबिक घर आया, नहाया, कपड़े धोए और कमरे में बंद हो गया। मैं उसकी खामोशी को चेहरे से पढ़ने की कोशिश करने लगी। दोपहर को मैंने बात करने की ठानी। उसकी कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खटखटाया। जी, चाय लाऊं आपके लिए? हाँ, लाई। मैं चाय लेकर अंदर गई। वो लैपटॉप बंद कर चुका था, कुर्सी पर टेक लगाकर बैठा था। मैंने कप उसके करीब रखा। आप कल रात कहाँ गए थे? वो चौंका नहीं, सिर्फ आंखों में लम्हे को कुछ लर्जा। क्या मतलब? मैंने आपको देखा था। मैं गई थी पीछे पीछे। वो खामोश हो गया। चाय की भाप अब भी उठ रही थी, मगर वो उसे छू नहीं रहा था। क्या वो आपकी ज़िंदगी का कोई पुराना हिस्सा है? मलिहा, ये बातें तुम्हें नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं? मेरा रिश्ता है आपसे, कम से कम सच तो जानने का हक है। फाहद ने आंखें बंद कर ली और कुछ देर के बाद आहिस्ता से बोला, कभी कभी सच इंसान को मज़ीद तोड़ देता है, तो क्या झूठ इंसान को जोड़ता है? फाहद ने कुछ नहीं कहा। मैं उठ गई और कमरे से बाहर आ गई। उस रात मैंने तकिए के नीचे वो तस्वीर रखी जो मैंने उसकी दराज में देखी थी, वही जिस पर लिखा था शब की बारिश, कोठा नंबर 2, अम्मी। अब उन 3 लफ्ज़ों का मतलब वाज़ेह हो रहा था, मगर तस्वीर में चेहरा धुंधला था। बस एक औरत जो किसी सोफे पर बैठी थी, चेहरा आधा छुपा हुआ, नज़र झुकी हुई। मैं सारी रात जागती रही। कुछ सवाल बढ़ने लगे थे, जैसे कहानी अब अलग रुख लेने वाली हो। फाहद की खामोशी में अब गहराई नहीं, बोझ था, और वो बोझ मेरे दिल पर पड़ने लगा था। मैं जानती थी अगर मैंने अब सच न जाना तो कल मेरे अपने अंदर सिर्फ सवाल रह जाएंगे और कोई जवाब नहीं। अगली सुबह मैंने फैसला किया, अब सिर्फ मुशाहिदा काफ़ी नहीं, अब मुझे सामना करना होगा उन सवालों का, उस घर का और फाहद के अंदर छुपे सच का। मैंने सुबह उठते ही नाजिश को दोबारा फ़ोन किया। रात की बेचैनी, वो दरवाज़ा, वो औरत, फाहद का वो चुपचाप जाना, सब जहन में घूम रहा था। नाजिश, प्लीज़ कुछ तफसील निकालो, मुझे सच जानना है। नाजिश ने जवाब दिया, मलिहा, ये आम जगह नहीं, लोग उस गली का नाम लेने से भी कतराते हैं। मेरे शौहर ने सिर्फ इतना कहा है कि वहाँ अच्छा ख़ानदान की लड़कियाँ नहीं होती। तो वो जगह कोठा है। मेरी उंगलियाँ फ़ोन पर जम गई। नाजिश की आवाज़ कहीं दूर सुनाई दी, तुम ठीक हो? हाँ, शुक्रिया। फ़ोन बंद हुआ तो मैं काफ़ी देर कुर्सी पर बैठी रही। सांस में जैसे बोझ था। उस घर में खामोशी हमेशा रहती थी, मगर आज ये खामोशी जैसे कानों में गूंज रही थी। मैं बावर्ची खाने गई, पानी का गिलास लिया और वापस लाउंज में बैठ गई। दरवाज़ा खुला, फाहद आहिस्ता से अंदर दाखिल हुआ। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा थका हुआ। वो खामोशी से अपने कमरे की तरफ चला गया, लेकिन मैंने उसके कदमों में एक अजीब बेकरारी देखी। कुछ देर बाद मैंने लाउंज से आवाज़ सुनी। वो शायद नमाज पढ़ रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा अध खुला था, अंदर जाए नमाज बिछी हुई थी और फाहद सजदे में था। मैं दरवाजे के करीब रुक गई। उसकी आवाज़ आनी शुरू हुई, या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, मेरी माँ को माफ़ कर दे।
अगर मैं गुनाहगार हूँ तो मेरा हिसाब मेरे साथ कर। अल्फाज लर्ज रहे थे जैसे अंदर का कोई भारी बोझ हर सजदे के साथ बाहर आ रहा हो। या रब, मेरी नीयत जानता है, मेरा मकसद जानता है। मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ और माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं एक कदम पीछे हट गई। उस लम्हे मेरे अंदर एक और सवाल जन्म लेने लगा। अगर वो वहाँ गुनाह करने नहीं जाता तो फिर जाता क्यों है? शाम को हम दोनों लांच में खामोश बैठे थे, टीवी बंद, अखबार मेज़ पर रखे और हम दोनों अपनी अपनी सोचों में गुम। आपको कोठे का रास्ता कैसे मालूम हुआ? मेरे सवाल पर वो चौंका नहीं, बस नजरें झुकाई। वहां जाना मेरा फैसला था। आप जानते हैं वो जगह क्या है? जानता हूं। फिर भी? उसने पहली बार मेरी तरफ देखा। मलिहा, कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। और कुछ सवालों के जवाब सिर्फ उन जगहों पर मिलते हैं जिनसे सब दूर भागते हैं। मैंने मजीद कुछ नहीं कहा। सुबह मामूल के मुताबिक फहद ने गुस्ल किया, कपड़े धोए, रस्सी पर लटकाए और कमरे में चला गया। लेकिन आज फ़र्क था। उसके चेहरे पर शिकस्तगी थी, मगर उस शिकस्तगी के पीछे अब खामोशी नहीं, एक ख्वाहिश थी, जैसे वो चाहता हो कि कोई उसे समझे। दोपहर को मैंने खाने की ट्रे लेकर उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर आ सकती हूँ? आ जा। मैंने ट्रे मेज़ पर रखी और चुपचाप बैठ गई। क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? तुमने पहले ही बहुत कुछ जान लिया है। पूछ लो। वो औरत जिसके साथ आप उस रात गए थे, क्या वो? मत पूछो, अभी नहीं, जब वक्त आएगा सब बताऊंगा। मैंने एक लम्हे को उसकी आंखों में देखा। वहां सच्चाई छुपी हुई थी, या शायद एक कहानी जो भी मुकम्मल नहीं हुई थी। मैं चुपचाप उठ गई। कमरे से निकलते वक्त मैंने खुद से एक वादा किया, मैं फहद की खामोशी को गुनाह नहीं समझूंगी जब तक वो खुद मुझे अपने लफ्ज़ों में उस खामोशी की वजाहत न दे। और शायद वो वक्त अब ज़्यादा दूर नहीं था। दोपहर के वक्त सेहन में बैठे हुए मैंने बार बार सोचा कि कब तक चुप रहूंगी। वो बात जो मेरे दिल में अब बोझ बन गई थी, आखिर कब हल्की होगी? कितने दिन और इस तजब्जुब में गुजरने थे? मैंने कमरे में जाकर कागज़ निकाला, कलम उठाया और बस यही लिखा, अगर रिश्ता सिर्फ खामोशी हो तो वो कैद बन जाता है। कागज़ तह किया और दोबारा रख दिया। फहद उस दिन भी हस्बे मामूल वक्त पर वापस आया। वो सीधा कमरे में चला गया। मैंने दरवाजे के बाहर कुछ देर खड़े होकर खुद को संभाला, फिर दरवाज़ा खटखटाया। जी, बात करनी है? अभी नहीं। नहीं अभी। मैंने दरवाज़ा धकेला। वो थोड़ा पीछे हुआ। मैं अंदर चली गई। अब आपको बात करनी ही होगी, मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो लैपटॉप बंद करके कुश्ती से उठा, खिड़की की तरफ देखा। क्या जानना चाहती हो? ये सब क्या है? रात को जाना, सुबह गुस्ल, खामोशी, उलझने। क्या कोई और है आपकी ज़िंदगी में, या कोई ऐसी बात जो मुझे अभी तक मालूम नहीं? वो कुछ लम्हे खामोश रहा, जैसे सवाल के वज़न से गर्दन झुकी हो। फिर आहिस्ता से बोला, तुम जो समझ रही हो वो नहीं है। तो फिर क्या है? कुछ तो है। अगर मेरे साथ कोई सच नहीं है तो मैं कब तक इस रिश्ते को झूठ के सहारे खींचूं? उसने नजरें मिलाए बगैर जवाब दिया, ये मेरा ज़ाती मामला है, तुम्हें भी नहीं समझ आएगा। अभी? क्या तुम चाहती हो मैं इंतज़ार करती रहूं? कब तक? जब वक्त आएगा बता दूंगा। नहीं फाहद, अब वक्त आ गया है। मैं अब मज़ीद खामोश नहीं रहूंगी। अगर तुमने मुझे जवाब न दिया तो मैं अपने अब्बा को सब कुछ बता दूंगी। वो पलटकर मेरी तरफ आया। अब्बा को? क्या फ़ायदा होगा उन्हें सब बताने से? कम अज़ कम उन्हें मालूम तो हो कि मैं किस हाल में हूँ। उन्हें यह न लगे कि मैं खुश हूँ, कि मैं संभाल रही हूँ। फहद के चेहरे पर एक साया सा छा गया। नहीं मलिहा, ऐसा मत करो। वो पहले ही बीमार है, उनका दिल ये सब नहीं सह पाएगा। तो फिर बताओ, वरना मैं खुद चली जाऊंगी। वो कुछ लम्हे चुप रहा, फिर तेज़ी से बाहर निकल गया। मैं उसके पीछे गई, दरवाज़ा खोला। वो सेहन की दीवार के पास खड़ा था। फहद, मैं मजाक नहीं कर रही। अगर आज कुछ ना कहा तुमने तो मैं वापस चली जाऊंगी अपने अब्बा के पास। वो पलटा, उसके हाथ कांप रहे थे। तुम क्यों नहीं समझती कि कुछ बातें बताना आसान नहीं होता? कुछ चीज़ें सिर्फ इंसान के अंदर रहती हैं सारी उम्र। तो क्या मैं तुम्हारे अंदर की वो दीवार नहीं तोड़ सकती? नहीं, या शायद हाँ, लेकिन अभी नहीं। तो कब? वो मेरे करीब आया, हाथ थामा और आहिस्ता से कहा, चलो अंदर, बाहर बात नहीं हो सकती। मैं कुछ लम्हे रुकी रही, फिर उसके साथ वापस अंदर चले गए। कमरे में दाखिल होते ही वो ज़मीन पर बैठ गया। मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, ये मानता हूँ।
लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम इन सब चीज़ों का सामना करो। तो करवाया क्यों? क्योंकि मुझे लगा था कि मैं खुद ही संभाल लूँगा। मगर मैं गलत था। मैंने कुछ नहीं कहा। खामोशी अब गुफ्तगू में बदल रही थी, मगर अभी कहानी अधूरी थी। मलिहा, मैं तुम्हें लेकर कोठे पर नहीं गया, न तुम्हें वो सब दिखाना चाहा, मगर तुम खुद वहां तक पहुंच गए। अब तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। क्या सच? वो खामोश हो गया। एक लंबी सांस ले, फिर आहिस्ता बोला, कल बताऊंगा सब कुछ, अभी नहीं, आज नहीं। मैंने सर हिलाया और उठकर दरवाजे की तरफ चली गई, मगर पलटकर कहा, कल वादा है? हाँ, कल। दरवाज़ा बंद हुआ और मैं कमरे में वापस आ गई, मगर आज पहली बार दिल में सुकून का कोना रोशन हुआ। शायद कल वो दिन हो जब अंधेरे से रोशनी निकले और मैं फाहद को वाकई समझ सकूं। दिन भर मैं सिर्फ एक बात जहन में गूंजती रही, कल सब कुछ बताऊंगा। मैं हर घड़ी काटती रही, हर दरवाजे की आहट को संजीदगी से लेती, हर फ़ोन की घंटी पर चौंक जाती। शायद वो खुद बुलाए, शायद अभी। शाम का वक्त हुआ। मैं लाउंज में बैठी थी। बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई थी। छत से पानी की कतरे ज़मीन पर गिरने की आवाज़ मेरे अंदर की बेचैनी से हम आहंग हो गई थी। कमरे की खामोशी अब इतनी तवील हो चुकी थी कि अब किसी भी आवाज़ का शिद्दत से इंतज़ार था। फिर दरवाज़ा खुला। फ़हद आहिस्ता से अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखें सुर्ख लग रही थीं, शायद नींद की कमी या शायद कुछ और। चलो बात करते हैं। ये जुमला सीधा दिल पर लगा। मैं उसके पीछे पीछे कमरे में गई। बैठते ही उसने बगैर किसी तमहीद के बात शुरू की, जैसे बरसों से दिल में जो बात थी वो मज़ीद दब नहीं सकती थी। मेरी माँ एक तवाइफ थी। ये अल्फाज एक लम्हे को हवा में मुअल्लक हो गए। मैंने सांस रोक ली। फ़हद ने नज़रें फ़र्श पर गाड़ दी थी। मेरे वालिद खालिद साहब उन दिनों वकालत करते थे। वो एक केस के सिलसिले में कोठे पर गए थे। वहाँ मेरी माँ से मुलाकात हुई। वो बाकी औरतों से अलग थी, संजीदा, खामोश, जैसे खुद भी उस माहौल से बेजार हो। मैंने कुछ कहना चाहा, मगर खुद को रोका। वो बोल रहा था और आज उसे बोलने देना ज़रूरी था। अब्बा ने बताया कि उन्होंने अम्मा में कुछ ऐसा देखा जो बाकी सबसे मुख्तलिफ था। वो उसे वहाँ से निकालना चाहते थे, उसका सहारा बनना चाहते थे, और फिर सबको हैरत में डालकर उन्होंने माँ से निकाह कर लिया। क्या वो खुश थी? मैंने हिम्मत करके पूछा। शुरू में शायद थी। अब्बा उन्हें लेकर बैरून मुल्क चले गए। वहाँ उन्हें नई जिंदगी मिली। मैं पैदा हुआ और अम्मा ने वाकई सब छोड़ दिया। नमाज, कुरान सब सीखा। खुद को एक आम बीवी और माँ बनाने की हर मुमकिन कोशिश की। फिर जब मैं 2 साल का था, अब्बा ने पाकिस्तान वापस आने का फ़ैसला किया। उनका ख्याल था कि अब सब भूल चुके होंगे, लेकिन नहीं। जैसे ही रिश्तेदारों को पता चला, सब मुंह मोड़ गए। फ़हद का लहजा अब थोड़ा भारी हो चुका था। लोगों ने माँ को ताने दिए। कुछ ने कहा कि ये लड़की कल को अपने बेटे को भी वही रास्ता दिखाएगी। कोई कहता ये औरत पाक हो ही नहीं सकती। अब्बा ने बहुत लड़ाइयाँ की, मगर सब बेसुध। और आपकी माँ खामोश रही, दिन ब दिन खामोश, जैसे अंदर ही अंदर ख़त्म हो रही थी। और फिर एक दिन वो घर से चली गई बगैर कुछ बताए। अब्बा ने ढूंढा उन्हें हर जगह, पुलिस, पुराने जानने वाले, यहाँ तक कि उसी कोठी तक गए, मगर वो नहीं मिले। कई माह बाद पता चला कि अम्मा ने खुदकुशी कर ली है। एक रेलवे क्रॉसिंग के करीब उनका पर्स और चंद कपड़े मिले थे। मेरे हाथ खुद ब खुद कांपने लगे। क्यों? वो अपनी बदनामी से थक गई थी, दुनिया से नहीं, अपने माजी के तानों से। वो नहीं चाहती थी कि मैं उनके नाम से जिया करूं। वो चली गई ताकि मैं आज़ाद हो जाऊं। फ़हद ने एक तवील सांस ली, लेकिन मैं कभी आज़ाद नहीं हो सका, ना उनके जाने से, ना लोगों की खामोश नज़रों से। इसीलिए आप दोबारा कोठे पर गए? हाँ, मैं उनकी कहानी मुकम्मल करना चाहता था। ये जानना चाहता था कि वो कौन थी, किस हाल में थी, क्यों खामोश रहती थी, और शायद ये भी कि वो मुझे छोड़कर क्यों गई। मैं खामोश रही। आज पहली बार फ़हद मेरे लिए किरदार नहीं, एक कहानी का सच बन चुका था। मैं रोज़ वहाँ जाता था, उन औरतों से बात करता, उनके तौर तरीके देखता। शायद मेरी माँ जैसी कोई मिल जाए। और मिली? नहीं, बस एक पुरानी औरत ने बताया कि अम्मा जाने से पहले उससे मिली थी और कहा था मेरी बेटी को कहना मैं गुनाह से निकल आई थी, मगर दुनिया मुझे वही रखना चाहती थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, फिर भी उन्हें क्यों नहीं माफ़ी मिली? क्योंकि दुनिया की ज़ुबानें तेज़ होती हैं और कान कभी भूलते नहीं। फ़हद की आवाज़ में अब लर्जिश थी। मलिहा, मैं नापाक नहीं हूँ, न तुम हो।
मगर मैं अपनी माँ की सच्चाई लेकर जीना चाहता हूँ। बस यही मेरी तौबा थी, यही मेरा वज़ू और यही मेरे रोज़ के हुस्न। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं, जैसे बाहर की दुनिया भी कुछ कहना चाह रही हो। मैंने फ़ाहद के हाथ पकड़े। तुमने सच बोला, ये बहुत है। तुम्हारे पास दिल है, एहसास है, बाकी सब वक्त का हिसाब है। उस रात पहली बार लगा हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए हैं। एक सच ने वो दीवार तोड़ दी थी जो खामोशी से खड़ी हुई थी। रात देर तक हम दोनों खामोश बैठे रहे। बाहर बारिश थम चुकी थी, मगर फ़ज़ा में नमी बाकी थी। कमरे की खिड़की नीमवा थी। हल्की सी ठंडी हवा पर्दे को हिला रही थी। फ़ाहद ने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में उलझा रखी थी, जैसे कोई फैसला करने जा रहा हो। मैंने कभी वहां जाने का इरादा गुनाह की नीयत से नहीं किया था। उसने बात शुरू की। ये मेरे लिए कोई लत नहीं थी, ये मेरा रास्ता था, एक पुराना जख्म खोलने का और ख़ुद को समझने का। मैंने नज़रें नीचे रखी, सिर्फ सुनने का इरादा किया। जब पहली बार उस जगह वापस गया तो कुछ नहीं बोला। दरवाजे पर खड़ा रहा, अंदर झांका, फिर लौट आया। बस एक सवाल था, क्या वो यही जगह थी जहाँ मेरी माँ ने बरसों गुजारे और फिर आप वहाँ बार बार जाने लगे? हाँ, कुछ सवाल सिर्फ किताबों से नहीं, जगहों से जवाब लेते हैं। मैं जानना चाहता था कि उस माहौल में कैसा सांस आता है, वहाँ औरत की खामोशी कैसे चीख बन जाती है और एक माँ अपने बच्चे के लिए कैसे सब छोड़ने की कोशिश करती है। वो लोग आपको पहचानते हैं? अब पहचानते हैं। शुरू में बस एक तमाशाई समझती थी। फिर किसी ने कहा, ये वो लड़का है जो कुछ खरीदने नहीं, कुछ ढूंढने आता है। फ़ाहद उठकर खिड़की के पास चला गया। बाहर अंधेरा गहरा हो चुका था। मुझे एक पुरानी औरत मिली थी, जुबैदा। उसने कहा कि तुम्हारी माँ यहाँ की सबसे खामोश औरत थी। हंसती कम थी, मांगती कुछ नहीं थी। बस शाम को दरवाजे के पास खड़ी होकर आसमान देखा करती थी, जैसे कोई वादा याद आ रहा हो। आपको क्या महसूस होता है वहाँ जाकर? ऐसा लगता है जिससे मैं हर बार खुद को वहाँ छोड़ आता हूँ। जिस्म वापस आता है लेकिन रूह वहीं रुक जाती है। इसलिए सुबह गौसल करता हूँ ताकि वापस वही बन सकूँ जो तुम्हारे साथ जी रहा हूँ। क्या आपने कभी किसी से बात की जो आपकी माँ को जानता हो? एक बार जुबैदा ने बताया कि मेरी माँ आखिरी दिनों में बहुत कमज़ोर हो गई थी। वो सिर्फ 2 जुमले बार बार कहती थी, मेरा बेटा मेरा सच जाने और रब मुझे माफ़ करे। फ़ाहद की आवाज़ अब टूटने लगी थी। मैंने करीब होकर उसका हाथ थाम लिया। वो कुछ लम्हे रुका, फिर बैठ गया। मैं खुद को नापाक नहीं समझता, मगर हर दिन जब मैं उन गलियों से लौटता हूँ तो अंदर कोई एक आवाज़ कहती है, तुम उनके बेटे हो जिन्हें ये दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर देती है। तो क्या आप खुद को सज़ा दे रहे हैं? शायद, या शायद मैं अपनी माँ के गुनाहों को या दुनिया के ख्याल में जो गुनाह थे उन्हें अपने वजू से धोना चाहता हूँ। मैंने आहिस्ता से कहा, मगर वो तो गुनाह नहीं था फ़ाहद, वो तो हिम्मत थी, निजात थी, और जो तुम कर रहे हो वो भी कोई गुनाह नहीं, ये तो ज़मीर की जंग है। फ़ाहद ने पहली बार आंखों में आंखें डालकर मेरी तरफ देखा। मैं डरता हूँ कि अगर मैं रुक गया तो कहीं माँ की रूह भी वही न रह जाए इंतज़ार में, मगर आप खुद को खो देंगे अगर यही सब जारी रहा। मैं चाहता हूँ कि एक दिन जब मैं वहाँ आखिरी बार जाऊँ तो मेरे दिल में कोई सवाल न बचे, और मेरी माँ अगर कहीं हो तो मुतमईन होके उसका बेटा उसकी सच्चाई के साथ जिया। मैंने सर झुकाया। बात सिर्फ कोठे या माजी की नहीं थी, ये एक ऐसी कश्मकश थी जिसमें फ़ाहद खुद ही सवाल था और खुद ही जवाब ढूंढ रहा था। तुम्हें कभी लगा कि मैं किसी और के लिए जाता हूँ? शुरू में हाँ, मगर अब नहीं। तो फिर भी मेरे साथ हो? तब भी थी, अब भी हूँ। बस चाहती हूँ कि तुम खुद को ख़त्म करने की बजाय जीने की वजह ढूंढो। फ़ाहद कुछ लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, मेरी ज़िंदगी में तुम पहली हो जिसने सुने बगैर फ़ैसला नहीं किया। कमरे में खामोशी छा गई। बाहर से सिर्फ बारिश के बाद की नमी और चंद कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। फ़ाहद आहिस्ता से उठा, बाथरूम की तरफ गया। सुबह की अजान से पहले एक बार फिर हौसल करूँगा। ये आखिरी बार नहीं होगी, पर शायद एक दिन होगा जब मुझे ना करना पड़े। मैंने दिल में सोचा, काश वो दिन जल्द आ जाए जब फ़ाहद अपनी माँ की तकलीफ़ को सच्चाई के साथ कबूल करे, मगर ख़ुद को उसकी सज़ा न दे, और तब शायद हम दोनों वाकई एक नई ज़िंदगी शुरू कर सके। सुबह का वक्त था, पहली अजान हो चुकी थी। खिड़की के पर्दे के पीछे आसमान पर हल्की सी नीलाहट फैलने लगी थी। मैं जाग रही थी और जानती थी कि फ़ाहद भी जागा होगा। वो वक्त जब वो गुस्ल करता था, कपड़े धोता था, फिर लंबी दुआ मांगता था,
आज भी दरवाजे की आहट आई। वो गुस्ल खाने से निकला, तौलिया कंधे पर, कपड़े हाथ में। वो सेहन की तरफ गया जहाँ वो रोज़ कपड़े धोता था। मैं कमरे से निकली, कदम धीरे धीरे रखे ताकि वो चौंके नहीं। वो अपने कपड़े रस्सी पर टांग रहा था जब मैंने उसे आवाज़ दी, फ़ाहद। वो चौंका, पलटा। पहली बार उसकी आंखों में हैरत नहीं, सुकून था। आज सुबह कुछ कहने आए हूँ, मैंने कहा। क्या? उसने नरमी से पूछा। ये सब जो तुम करते हो तुम्हें नापाक नहीं बनाता, बल्कि यही सब तुम्हें सबसे ज़्यादा पाक बनाता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर ज़मीर जिंदा है, एहसास जिंदा है, और जिसका दिल मुर्दा ना हो वो कभी गुनाहगार नहीं हो सकता। फ़ाहद ने नज़रें मुझ पर जमाई, जैसे यकीन करना चाहता हो कि वो सही सुन रहा है। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, ना तुम्हें माफ़ करना कोई एहसान है। तुमने जो किया वो समझने के बाद सिर्फ इज्जत का बायस है। वो खामोश खड़ा रहा, उसकी आंखें जैसे धुंधला गई। मेरी माँ चली गई, फ़ाहद बोला, मगर उसकी दी हुई शर्मिंदगी मुझ में रह गई। मैंने समझा था कि मैं उसे ढूंढ सकता हूँ, मगर शायद उसे कबूल करना ज़्यादा ज़रूरी था। कबूल कर लो फ़ाहद, मैंने कहा। ये सब तुम्हारे साथ हुआ है, तुमने चुरा नहीं था, और अब तुम जिस नीयत से जीते हो वही तुम्हें साफ कर रहा है। फ़ाहद कुछ देर चुप रहा, फिर आहिस्ता से बोला, कभी कभी लगता था कि मैं टूट चुका हूँ, तुम्हारे साथ भी जुड़ने की हिम्मत नहीं होती थी, पर अब शायद वक्त आ गया है कि खुद को जोड़ूं तुम्हारे साथ। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। तुम जुड़ चुके हो फ़ाहद, खुद को सज़ा देना बंद करो, हमें ज़िंदगी जीनी तो दोनों के लिए। कुछ देर हम सेहन में खामोश खड़े रहे। सूरज का पहला हल्का शख्स दीवार पर पड़ा, जैसे एक नई सुबह नई सांसों के साथ हमारे लिए आ गई हो। फ़ाहद ने कहा, आज के बाद मैं कोठे पर नहीं जाऊंगा, कम अज़ कम तब तक जब तक कोई नया सवाल मेरे दिल में ना उठे, और अगर गया भी तो सिर्फ जवाब के लिए, सज़ा के लिए नहीं। और अब क्या करोगे? तुम्हारे साथ जीना सीखूंगा, माँ के लिए दुआ करूंगा और ख़ुद के लिए एक नई शनाख्त बनाऊंगा, वो जिसमें न शर्मिंदगी हो न खौफ। उस दिन हमने नाश्ता इकट्ठे किया। फ़ाहद ने खुद चाय बनाई और मुझे कप पेश किया। शुक्र है तुमने पहली बार कुछ खुद बनाया, मैंने हंसते हुए कहा, और तुमने पहली बार दिल से कबूल किया कि मैं जी सकता हूँ। फिर हमने घर के कुछ पुरानी चीज़ें बदलने का फ़ैसला किया। पर्दे बदले, दीवारों पर नई तस्वीरें लगाईं, और फ़ाहद ने अलमारी से पुरानी माँ की तस्वीर निकाल कर एक कोने में सजा दी। ये इनका हक है, वो बोला, कि इस घर में उनकी एक पहचान हो जो इज्जत के साथ जीती रहे, और हमारा हक है, मैंने कहा, कि हम ये घर सांस लेता हुआ महसूस करें, ना कि एक बोझ भरा मकान। दिन गुजरते गए, लेकिन उन दिनों में ज़िंदगी थी। फ़ाहद मुझसे बात करता, छोटे छोटे फैसले में मेरी राय लेता, और शाम को जब थकता तो लाउंज में मेरे पास बैठकर आराम करता। कभी कभी वो कहता, अगर मैं कुछ भूल जाऊं तो याद दिला देना, क्योंकि मैंने बरसों खुद को याद रखने में लगा दिया है। जीना भूल गया था, याद दिलाती रहूंगी, मैं मुस्कुरा कर कहती। एक दिन मस्जिद के सहन में बैठे फ़ाहद ने कहा, मैंने अल्लाह से सिर्फ एक चीज़ मांगी है, कि वो मेरी माँ को बख्शिश दे और मुझे हिम्मत दे कि मैं उनका फ़ख्र बन सकूं। तुम हो, मैंने आहिस्ता से कहा, और मैं दुआ करती हूँ कि एक दिन तुम खुद को भी माफ़ कर सकूं। हमारे बीच अब न दीवार थी न फासला, सिर्फ एक नई जिंदगी थी जिसे माजी का साया नहीं, सिर्फ सच्चाई का साथ था। फ़ाहद ने मेरी तरफ देखा, मुस्कुरा कर बोला, चलो नई कहानी लिखते हैं, वो जो हमारी हो। और उस दिन से हमने एक नया बाब शुरू किया, जो न शर्मिंदगी से भरा था न खामोशी से, बस एक सादा सच्चा रिश्ता जो अब मुकम्मल था। सच्चाई और नीयत की पाकीज़गी इंसान को मुआशरे की तानों से बुलंद कर देती है। मोहब्बत और माफ़ी वो ताकत हैं जो टूटे दिलों को जोड़कर नई ज़िंदगी का रास्ता दिखाती है।